दिल्ली के इस मर्डर केस की कहानी सुनने के बाद अब दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। साल था 2013 का और तारीख थी 20 मई की, यानी 20 मई 2013 का वो तारीख जो दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है। शव पर चाकू के निशान होते हैं जो बताते हैं कि यह एक हत्या का मामला है, लेकिन मृतक की पहचान हुए बिना पुलिस के लिए हत्यारे तक पहुंचना एक नामुमकिन सा था। और सबसे बड़ी समस्या यह था कि मृतक के पास न तो कोई पर्स था, न ही कोई मोबाइल फोन और न ही जेब में कोई आई कार्ड। अब पुलिस को ऐसी हत्या की जांच करनी थी जिसका कोई सुराग था ही नहीं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बड़े बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ब्रिटानिया चौक है, जो लोगों के इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर उस वक्त फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बेहोश हालत में पड़ा था। और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने थोड़ी देर बाद नोटिस किया यह किसी व्यक्ति का शव है। इसी बीच पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर तुरंत ही सुभाष पैलेस थाने की पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वह एरिया सुभाष पैलेस थाने के अंदर आता है। बेहोश शख्स का मुआयना करती है पुलिस, लेकिन वह देखता है कि उनके शरीर पर चाकुओं के निशान है। शरीर के बाएं तरफ से सीने पर लगे चाकू और घाव से काफ़ी खून बह चुका था। पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी क्या यह शख्स अभी जीवित है या नहीं, लेकिन फिर पुलिस ज़्यादा देर न गवाते हुए उसे अस्पताल ले जाना उचित समझते हैं। अस्पताल में फिर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज करने को कहती है और इसके ऊपर जांच भी शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया कि मृतक के जेब में न तो उसका पर्स है, न ही कोई मोबाइल। ये सभी चीज़ गायब हो चुका था। तो क्या किसी ने लूट के इरादे से इस शख्स का हत्या कर दिया, या फिर मृतक की हत्या कर घटना को लूट का रूप देने के इरादे से ऐसी साजिश रची गई थी? ये सभी सवाल अब पुलिस के मन में खड़े होने लग गए। जाहिर है कि बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना एक नामुमकिन था। हालांकि शव और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कल रात ये कत्ल हुआ हो, या हो सकता है ये शख्स किसी लुटेरे के चुंगल में फंस गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस की ये सभी थ्योरी एक कल्पनाओं पर आधारित थी, क्योंकि अभी तक न तो मृतक की पहचान हो पाई, न ही पुलिस को कोई सुराग मिला। हत्या की इस घटना में अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन इसी बीच शव की तलाशी के दौरान एक छोटे से कागज के टुकड़े मिलते हैं, जो अचानक पुलिस की ध्यान उसके ऊपर आकर्षित होता है। पुलिस एक बार फिर उसी हिस्से की सारी जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, क्योंकि यह गुमनाम लाश पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस को लाश के जेब से जो एक पर्ची मिली होती है, उसमें कुछ होटल और कुछ वेटरों के नाम लिखे होते हैं। लेकिन क्या ये पर्ची कुछ बताती है, पुलिस को सूचना देती है सुराग के तौर पे, या पर्ची की मदद से पुलिस को सबकी पहचान का पता चल पाएगी, या फिर ये कोशिश भी पुलिस की बेकार हो जाएगी? वैसे तो पुलिस पर लापरवाही के आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन हत्या के मामले में ऐसा कम ही होता है जब पुलिस जांच से पूरी तरह आंखें मूंद लेती है। लेकिन नेताजी सुभाष पैलेस थाने की ये पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी थी। ये केस एक ब्लाइंड मर्डर का था, जिसमें पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने उस जगह पर, जिस जगह पर उस व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, उस जगह के आसपास के सभी लोकल लोगों से पूछताछ भी किया, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला, कोई भी पहचानने वाला नहीं मिला। अब हार कर पुलिस ने उसी पर्ची को दोबारा जांच करने का फैसला लिया, जो सबके जेब से मिली थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को पता चला कि उस पर्ची पर कुछ होटल और वेटरों के नाम लिखे थे। तो क्या यह सब होटल व्यवसाय से जुड़े किसी व्यक्ति का है, या मृतक खुद वेटर है? बात भले ही पुख्ता न हो, लेकिन सबके पास से मिले उस छोटे से पर्ची ने पुलिस को पहले ही सुराग दे दिया था। कम से कम अब पुलिस होटल लाइन से जुड़े लोगों के इस संबंध में तो पूछताछ कर ही सकती थी। साथियों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपने एक सच्ची क्राइम स्टोरी जानने के लिए क्राइम के इस स्टोरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। पुलिस अब इस जांच को आगे बढ़ाती है और पर्ची पर लिखे उस होटल के नंबरों के पास जाती है। उस होटल में जाने के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, जबकि
इसी कोशिश में राजस्थान के एक शख्स ने ही उसे पहचानने का दावा करते हैं। घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि यह सच है या नहीं यह मुझे नहीं पता। हाँ, मृतक राजस्थान के शुक्रपुर निवासी उम्मेद हो सकता है, जो वेटर सप्लाई का काम करता है। अब पुलिस को जांच में मामूली सफलता तो मिल ही गई थी, लेकिन होटल व्यवसायी के दावे का सत्यापन होना अभी बाकी था। अब पुलिस को पता चल चुका था कि उम्मेद राजस्थान के शुक्रपुर के ए ब्लॉक में रहता है, इसलिए पुलिस ने सब की फ़ोटो खींचकर ए ब्लॉक में उसके परिजन को तलाश करना शुरू कर देती है। इस बार भी पुलिस की कोशिश काम आई, तब जाकर ए ब्लॉक में उम्मेद के परिवार मिला। यहाँ सबकी तस्वीर को देखते ही उम्मेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगे। उम्मेद के भाई बताते हैं पुलिस को कि उम्मेद हर 2 हफ्ते में एक बार वह राजस्थान घर आता था, लेकिन इस बार वह घर लौटा ही नहीं। लेकिन एक सवाल अब भी वहीं बना हुआ है। ये वो है सवाल है कि उम्मेद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई थी या डकैती के चलते। इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से पुलिस ने उनके परिवार से उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की जो आमतौर पर उनकी जेब में होती थी, लेकिन इनमें से उन्होंने कुछ ज़्यादा सफलता पुलिस को नहीं मिलती है। ये जरूर पता चल जाता है कि उम्मेद के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था जो घटना के बाद लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया, लेकिन इसी बीच उम्मेद के कातिलों ने एक गलती कर दी, जिससे बड़ा सुराग पुलिस को मिल गया। उम्मेद के हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस को अब उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल हत्या के बाद से गायब उम्मेद के जिस मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था, वह एक दिन बाद अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह बंद भी हो गया, लेकिन मोबाइल पर नज़र रख रही पुलिस को पता चला कि फ़ोन शुक्रपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक बात और साफ हो गई, जिसने उम्मेद की जान ली, यानी कि उसका कातिल अभी भी शुक्रपुर राजस्थान के इलाके में मौजूद था, जहां मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ था, और पुलिस राजस्थान के शुक्रपुर इलाके में ही थी। एक झोपड़ी नुमा छोटी सी दुकान पर पुलिस पहुंची। इस दुकान में उम्मेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स से उम्मेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ की तो उनसे कुछ नई बात पता चली। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह 2 युवक उम्मेद का मोबाइल फ़ोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने की तैयारी में थे, लेकिन उम्मेद का मोबाइल लॉक था और कीपैड नहीं खुल रहा था। मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया उस दुकानदार ने। हालांकि दुकानदार ने मोबाइल बेचने आए दोनों लड़कों को जानता था, और अब इन दोनों की पहचान से पुलिस को हथियारों तक पता मिल ही गया था। अब पुलिस तुरंत शुक्रपुर के जे कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पहुंच गई। संयोग से दोनों की मुलाकात घर में ही हो गई। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान साजिद के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों को उम्मेद के बारे में पूछा तो पहले उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, और फिर जल्द ही टूट गए, क्योंकि पुलिस उसे धमकाने लगी और मारपीट भी करने लगी। अब उनकी निशानदेही पर पुलिस ने साजिद से उम्मेद का लूटा हुआ पर्स बरामद किया, और उसके पास से पुलिस ने चाकू भी बरामद किया। फिर पूछताछ के दौरान दोनों ने जो पुलिस को कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात पैसों की तलाश में इधर उधर साजिद भटक रहे थे। नशे का आदी था साजिद, सख्त पैसे की उसे ज़रूरत थी। दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आज़ादपुर की तरफ से आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर FOB के पास चुपचाप खड़े हो गए। जैसे ही उम्मेद उनके पास पहुंचा, दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उम्मेद कुछ समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फ़ोन समेत अन्य सामान निकाल लिया और उम्मेद को मरा हुआ समझकर मौके से ही भाग गए। एक मामूली सी कागज के पुर्जे से कातिल तक पहुंचकर इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया था। इस मामले में पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की और एक गरीब और बेसहारा लोगों को इंसाफ दिलाया। क्या आप दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करने पर मजबूर हैं या नहीं? आप हमें कमेंट में यस और नो जरूर बताएं। और आप क्राइम की स्टोरी, एक सच्ची क्राइम की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।